अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी का प्रोग्राम ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट। नाज़रीन, आज की डिबेट का मौजू है इंडिया में जारी एहतजाज। जो किसान 3 माह से एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके पीछे छुपे हकाइक क्या हैं नाज़रीन, इसके फैक्ट्स क्या हैं, रीज़न क्या है और गवर्नमेंट क्या कहती है, फार्मर क्या चाहते हैं, ये सब जानने के लिए आज की ग्रेट डिबेट का हिस्सा है जनाब हाफिज़ वसीम मोहम्मद खान साहब। उनको आज हमने स्पेशल दावत दी है। हाफिज़ साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंडियन फार्मर्स के साथ, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडियन ज़रात को अच्छी से जानते हैं, पाकिस्तानी ज़रात से वाकिफ़ हैं। उनसे आज हम पूछेंगे कि ये आखिर चल क्या रहा है। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाफिज़ साहब, ये इंडिया में जो आजकल चल रहा है ये असल मसला क्या है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ब्रीफ करें। बिन्यामिन साहब, मुझे आप दो बातें पहले कहनी है। एक तो ये है कि मुझे आज के इस प्रोग्राम में अफसोस भी है और ख़ुशी भी है। अफसोस इस बात का है कि इंडिया का जो किसान है वो 3 महीने से एहतजाज कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया को उसमें कतन कवरेज करने की तौफीक नहीं हुई। लेकिन ख़ुशी मुझे इस बात की है कि आज आपने इनिशिएटिव लिया, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम आज इस मसले पर बहस कर सकते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि किसान जो है उसका कोई मज़हब और कोई उसका धर्म नहीं होता। ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी है जिसका मज़हब और धर्म जो है वो खल्क़ खुदा के लिए खुराक पैदा करना है। वो खल्क़ खुदा इंसान की शक्ल में हो, जानवरों की शक्ल में हो, परिंदों की शक्ल में हो। और इसकी एक जो कॉमन चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर, कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ छोटा किसान है वो पिस रहा है, उसकी कहानी एक ही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो। तो ये कहानी एक ही है और बिल्कुल इसके पीछे कारपोरेट सेक्टर लगा हुआ है। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह गिद्ध मुर्दों को खाता है, इस तरीके से ये कारपोरेट सेक्टर भी छोटे किसान को निगलने के चक्कर में। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा बताएं कि सितंबर के अवाइल में इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जिसको इंडियन फार्म रिफॉर्म्स 2020 का नाम दिया गया। अपेरेंटली बाज़ाहिरी तौर पर इसका मकसद ये था कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म्स किया जाए, उसमें इस्लाहात लेकर आई जाएं। एक एक्ट जो 1955 में कमोडिटी एक्ट्स इंडिया का पास हुआ था उसमें बेसिकली तरमीम की गई हैं और उसमें रद्द-ओ-बदल किया गया है। अब उसमें एक्चुअली हम हाफिज़ साहब से पूछेंगे कि एक एक्ट जो किसानों की बेहतरी के लिए लाया गया है उसके ऊपर किसान इतना एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी, ये बात एक इंटरनेशनल फैक्ट है कि जब भी शिकारी आता है नया जाल लेकर, उसकी कोशिश होती है कि वो खूबसूरत तरीन हो और उसे बताया जाए कि ये जनाब ये आपके हक़ में है, आपको ये फ़ायदा होगा और आपको ये फ़ायदा होगा। तो ये वाला जो रिफॉर्म एक्ट लेकर आए हैं, ज़रा इसका गौर से मुताला करें। किसान जो है वो शायद अनपढ़ हो लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, उसको अपनी सर्वाइवल का मसला नज़र आ रहा है और वो बिल्कुल इस तरीके से है कि रिफॉर्म्स के अंदर बताया गया है कि इससे लोगों की हालत सही होगी, इनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी, इनको ये फ़ायदा होगा और इनको ये फ़ायदा होगा। अब मुझे याद आ रहा है कि यहाँ मैंने इंडिया के, मेरा अक्सर व पेशतर इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनसे मेरा राब्ता रहता है। वो किसान एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जब यहाँ आते हैं, मेरे मेहमान होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो मैं उनका वहाँ मेहमान होता हूँ, तो मैं उनके मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मुझे जो बात मिसाल याद आ रही है वो ये है कि एक गरीब आदमी के पास एक अमीर आदमी गया और उसने कहा कि आप ज़रा देखें कि मुस्तक़बिल में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लाने के लिए तैयार हूँ, लाने वाला हूँ। और वो क्या है, वो ये है कि ये ताज महल जो है ये आपका हो जाएगा और सरदार रंजीत सिंह का गरमाई महल जो अमृतसर में है वो भी आपका हो जाएगा। तो उस गरीब आदमी ने पूछा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा कि ये जो झुग्गी है, जो छोटा घर है, ये आपको हमारे हवाला करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है वो ये तमाम चीज़ें आपकी हो जाएंगी मुस्तक़बिल के अंदर। तो मेरा ख़्याल ये है कि इंडियन किसान समझता है कि ये मेरा छोटा मकान जो है कब्ज़ा करने के चक्कर के अंदर मुझे ये इस किस्म के बाग और खुशनुमा बाग दिखाए जा रहे हैं और इसीलिए वो मैदान के अंदर आया है अपने आप को बचाने के लिए और अपनी उस झुग्गी को बचाने के लिए, अपने कच्चे मकान को बचाने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए वो मैदान में आया हुआ है।
आप सब देखें, मसला ये है कि जो भी गवर्नमेंट एक्ट लेके आएगी ऑपोजिशन उसको अपोज करेगी, और ये भी इंडियन मीडिया और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके वज़रा कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है सपोर्टेड बाय ऑपोजिशन एंड वो कुछ कंट्रीज़ के नाम भी ले रहे हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट किया गया है। तो अब देखें जब तब्दीली आएगी तो उसमें तब्दीली एक्सेप्ट करना हर किसी के लिए मुश्किल काम होता है। मुझे लग रहा है कि इंडियन फार्मर्स इस वक्त उसी पोजीशन से गुजर रहे हैं, चेंज को एक्सेप्ट करने की वो पोजीशन में नहीं है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर रीज़न क्या है, मतलब फैक्ट्स क्या है, क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? तो ये बात आपने बड़ी प्यारी कही है। होता क्या है कि ये जो खालिस जो मैं देख रहा हूँ ये 3 महीने से चल रही है। अब ये 3 महीने से जो ये मूवमेंट चल रही है, सवाल ये है कि पीक अब 3 महीने के बाद क्यों पहुंचा। वजह उसकी ये है कि ये खालिसतन किसानों की डिमॉन्स्ट्रेशन है और उनकी सर्वाइवल का मसला है, ज़िंदगी और मौत का मसला है। और ये 3 महीने किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब हुआ ये है कि जब ये लोग बाहर निकले हैं, और ये एक जगह से बाहर नहीं निकले, पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ किसान हैं, ये इनकी तकरीबन 500 यूनियंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, स्टेट लेवल पे हैं, ये सारी इकट्ठी होकर बाहर निकली हैं और दिल्ली का रुख कर रही हैं। अब मामला ये है कि ये अकेले ही चले थे। जब ये इसको कामयाबी की सूरत में देखा गया और पता चला कि ये जत्था जो है ये और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो उसके अंदर जो अपोजिशन है उसके लोग भी आकर अपना आशीर्वाद देने के लिए इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये हकीकतन तो ये किसानों ही का ही सारा ये आंदोलन है और ये किसानों ही का ही सारी कैंपेन है। सिर्फ ये है कि अब लोगों को एहसास हुआ है, अपोजिशन को भी एहसास हुआ है कि हमें ये लोग सही अपनी डिमांड कर रहे हैं और हमें आके इनकी मदद करनी चाहिए या इनको आशीर्वाद देना चाहिए। अब इस आशीर्वाद को गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है कि शायद इनको कोई बहका रहा है। अब उस बहकाने में क्या चक्कर है? बहकाने में वो कभी चाइना का नाम ले रहे हैं, कभी वो खालिस्तान मूवमेंट का नाम ले रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और कभी वो अपोजिशन का नाम ले रहे हैं। अब ये होता कब क्या है? ये होता उस वक्त है जब या तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर जो मोदी को है, और या उसको उसके पांव तले से ज़मीन निकली हुई हो कि अब मैं किसी तरीके से इन लोगों को मुतमईन नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ये बहाना बना लूँ कि ये खालिस्तान की मूवमेंट है, ये पाकिस्तान सपोर्टेड है, ये चाइना सपोर्टेड है, ये अपोजिशन सपोर्टेड है। जबकि हकीकत ये है कि ये खालिस्तान ये एक किसानों की मूवमेंट है, और जो अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि इसको उगलना भी नामुमकिन हो गया है और इसको निगलना भी नामुमकिन हो गया है। हाफ़ साहब, असल में पॉइंट्स क्या हैं जिनके ऊपर फार्मर आखिर चाह क्या रहे हैं? एक्ट तो है, ये 3 डिफरेंट एक्ट्स हैं जिसमें उनका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट शामिल है, जिसमें उनकी जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन का एक्ट है वो शामिल है, जिसमें उनके जो फार्म्स रिफॉर्म्स हैं वो शामिल हैं। ये बेसिकली 3 एक्ट है जिसको उन्होंने एक पैक का नाम दिया है, जिसे इंडियन फार्म्स रिफॉर्म 2020 का नाम दिया गया है। इसमें मेजर क्या प्रॉब्लम है फार्मर्स को? किस एक्ट के ऊपर, किस क्लॉज के ऊपर, क्या कंडीशन उनको मसला क्या है, किस कंडीशन के ऊपर? देखें, अगर आप समझें और मेरे जो पाकिस्तानी सामीन अगर वो समझें, तो कारपोरेट सेक्टर को जो मुतारफ़ करवाया गया है और उसको मजबूर किया जा रहा है कि छोटा किसान जो है वो कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा बनेगा, उसके साथ एग्रीमेंट करेगा और वो चीज़ उसी को बेच सकेगा। ज़रा आप मैं इसको लगाता हूँ इस बात को कि अगर कल को ये कह दिया जाए कि जहांगीर तरीन जो है, जिसने भी कोई चीज़ उगानी हो वो जहांगीर तरीन के साथ मुआहदा करेगा, शाह महमूद कुरैशी के साथ करेगा, सलमान शहबाज के साथ करेगा, या किसी और के साथ करेगा, या दाऊद के साथ करेगा, तो आप अंदाज़ा करें कि उसका खौफ जो है वो किसानों को कैसे होगा। अब इसकी मिसालें कई हमारे सामने हैं। हमारे सामने एक मिसाल तो है ये जब ये शुगर केन और शुगर मिल्स का तारुफ हुआ और यहाँ पर किया गया, उस वक़्त किसानों को यही कहा गया कि हम बीज भी देंगे, हम आपको खाद भी देंगे और बेहतरीन कीमत भी देंगे, और साथ में हम आपको R&D भी देंगे कि ये लोग जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो आपको आकर बताएंगे कि गन्ना किस सूरत के अंदर और कैसा कैसा मतलब है ये ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेगी, और इस तरह किसान जो है गुर्बत से निकल के खुशहाली की तरफ आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उसके बाद क्या हाल हुआ। उसके बाद कारपोरेट सेक्टर आगे आगे और किसान पीछे पीछे, ना उसको पैसे मिले ना उसको बाकायदा मुआवजा मिला। ये जो किसान हैं इंडिया वाले, ये इस बात को समझ रहे हैं कि अगर कारपोरेट सेक्टर का दखल हो गया तो फिर क्या होगा,
फिर उसके बाद ये अकेला किसान नहीं है, एक तो छोटा किसान जो है उसकी ज़बान बंदी हो जाएगी, वो कहीं मुआहदे के बाद वो कहीं बोल नहीं सकेगा, ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। और जब मैं मंडी की बात करता हूँ तो ज़रा अंदाज़ा करें, एक तो वहाँ पर आड़ती बैठा हुआ है, वो आड़ती नहीं है, वो एक दुकान के आगे 20 मजदूर भी बैठे हुए हैं, यानी वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये जो एक किसान के लिए सहूलत मुयसर है, ये इसका खात्मा होगा और वो अपने हाथों को जो है वो लगा लेगा, बंद कर लेगा, कैद कर लेगा अपने आप को कारपोरेट सेक्टर के अंदर। ये आज जितने भी जहाँ जहाँ कारपोरेट सेक्टर है वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर किसानों की तादाद घटती जा रही है। अमेरिका के अंदर ये 2% के करीब है। वजह उसकी यह है कि छोटा किसान वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। अब ये कारपोरेट सेक्टर का तारुफ करवाने से हिंदुस्तानी किसान ये समझता है कि अल्टीमेटली हमारे साथ भी यही बात होने वाली है कि ये 85% छोटा फार्मर है, ये नक्शे से गायब हो जाएगा और ये सब कुछ फिर कारपोरेट सेक्टर के हाथों में बिल्कुल जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये सारा का सारा वही चीज़ दोहराई जा रही है। यानी हाफ़ साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट प्राइस देती थी मुख्तलिफ एसेंशियल कमोडिटीज़ उनके ऊपर, तो वो अब गवर्नमेंट नहीं देगी, वो कॉर्पोरेट सेक्टर देगा, आपका ये मतलब है कहने का? देखें, कहने का मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर और जो रिफॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो यही है जो आपने बताया है कि उसको बेहतर सहूलत मिलेगी, उसको बेहतर प्राइस मिलेगी और हमने जो प्राइस है वो अनाउंस भी करनी है। ये एक अजीब सी बात उन्होंने मतलब है कही है कि हम मैक्सिमम प्राइस को, जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट जो है प्रोग्राम, उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि किसान बेवकूफ़ नहीं है। किसान ये समझ रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट फंसाने के लिए, कारपोरेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एक तरफ तो ये कह रही है कि हमने मिनिमम प्राइस जो है उसको हमने नहीं निकाला, एट द सेम टाइम उसने उसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये चीज़ें इसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर निकल जाएंगी। अब इसेंशियल कमोडिटीज़ में क्या है? उसमें दाल है, उसके अंदर गंदम है, उसमें मुंजी है, उसके अंदर चना है, उसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग जो क्रॉप्स हैं वो हैं। अब जब ये इसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं रहेंगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मिनिमम प्राइस जो है वो उसका लागू नहीं होगा और ये सारा का सारा रहमो करम पे होगा कारपोरेट सेक्टर की। इसलिए ये लोग इस बात के खिलाफ बाहर निकले हुए कि अल्टीमेटली ये एक मौत का परवाना है और ये तमाम चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये होंगी नहीं। जैसे वो R&D की बात कर रहे हैं, वो R&D तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर रहा है इंडिया का, और वो यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वो भी कर रही हैं। तो ये जो नया कारपोरेट सेक्टर है, ये बताने के लिए कि हम R&D भी देंगे, ये कौन सी चीज़ ले आएंगे? तो ये किसान को पता है कि ये हमें फंसाने के लिए एक तरीका बताया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। एट द सेम टाइम उसके अंदर ऐलान किया गया है कि ये चीज़ें जो हैं, जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं, जो किसानों का असल आमदनी का ज़रिया है, ये इसेंशियल आइटम से बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकल जाएगा तो फिर कैसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कैसी किसान की जो सब्सिस्टेंस है वो कैसे होगी? यानी नाजरीन, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एसेंशियल आइटम्स जो हैं उसको लिस्ट में से निकाल दिया है और कॉर्पोरेट सेक्टर के रहमो करम पर छोड़ दिया है और एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगा और किसान को बिल आखिर या अपनी प्रोड्यूस फेंकनी पड़ेगी या उस कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने घुटने टेक कर कम से कम प्राइस में अपनी मसनू को फ़रोख्त करना पड़ेगा। हाफ़िज़ साहब, थोड़ा ये बताएं कि पाकिस्तान के किसान के हालात भी इंडिया के किसान से बहुत मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि हम यहाँ बैठे पाकिस्तान में बैठे इंडिया की एग्ज़ाम्पल देते थे कि इंडियन किसान को बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी उनको सब्सिडाइज रेट पे या कुछ स्टेट में फ्री मिल रही थी, फर्टिलाइज़र का प्राइस हमारे से आधे से भी कम थी। इसी तरह कुछ 30 के करीब आइटम्स हैं जिस पे सपोर्ट प्राइस दी जा रही थी। इसके बावजूद इंडिया में फार्मर्स का प्रोटेस्ट इस लेवल पे पहुंच गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट और पाकिस्तानी फार्मर ये देख के इंस्पायर तो नहीं होंगे? क्या पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल में कुछ ऐसा सिनेरियो तो नहीं देख रहे आप? अच्छा, ये आपकी बात बड़ी प्यारी है। अब ये गवर्नमेंट जो है, ये असल पहले मैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जो किसान हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो खिलवाड़ ये कर रही है कि वो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात तो कर रही है, लेकिन जो इसेंशियल आइटम्स हैं जो उसने निकाले हैं कि आज से ये इसेंशियल आइटम तस्वुर नहीं होंगे, यानी कि वो खुराक वाले जिसके बाद जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये इंसान की लवाजमात हैं,
यानी कि वो खुराक के आइटम जो निकाले हैं उसकी वो बात नहीं कर रहे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ढंढोरा बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं। दूसरी बात वो ये बात कर रहे हैं कि ये सिखों की जो है मूवमेंट है, किसान मूवमेंट नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग। अब असल मामला क्या है कि चूँकि सिख भाई जो हैं वो अपनी दाढ़ी के और अपने हुलिये से वो साफ नज़र आते हैं, लिहाजा इंडिया का जो मीडिया है वो सिर्फ उन लोगों को दिखा रहा है जहाँ सिख बैठे हुए हों। हालांकि जो मैंने देखा है उसके अंदर राजस्थान के भी हैं, उसमें मध्य प्रदेश के भी हैं, ये तमाम लोग मौजूद है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया का जो आपने फरमाया है कि पाकिस्तानी मिसाल देते हैं इंडिया की। अब इंडिया के किसान को इस बात का डर लग रहा है कि जब ये कारपोरेट सेक्टर आ जाएगा और हमारी ज़मीनें जो पहले ही थोड़ी थोड़ी हैं, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, हम इससे भी जाएंगे, तो उसके बाद कोई वक्त दूर नहीं है कि जब हम पाकिस्तान की मिसाल देना शुरू कर देंगे। और मुझे इस बात का जो है वो डर है कि जब ये वहाँ अगर ये लागू होगा तो पाकिस्तान के किसान को भी इस बात का एहसास होगा कि कारपोरेट सेक्टर जो है अगर वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहे तो देयर शुड नॉट बी एनी इशू, लेकिन उसको लिंक कर दिया जाए कि किसान पाबंद होगा। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि जब ये गन्ने को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसके जोन्स बनाए गए और पता चला कि ये जोन बनाने वाला जो है जो हिस्सा है, यहाँ पर कोई आदमी गुड़ नहीं बना सकता, ये आदमी शक्कर नहीं बना सकता, वो मजबूर होगा उसको देने के लिए। बिल्कुल यही कैफियत कारपोरेट सेक्टर के आने के बाद जो इंडिया का किसान डर रहा है, वो यही डर रहा है कि ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होगी। ऑफ कोर्स ये इसका असर तो पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर भी कि जो कुछ इंडिया के किसान जो हैं, अगर इंडिया का किसान कामयाब हो जाता है तो उसका असर पाकिस्तानी किसान के लिए भी एक लर्निंग लेसन होगा। और हमेशा ये गवर्नमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की ये इस किस्म के जो IMF की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस किस्म के जो खुशनुमा किस्म के प्रोग्राम वो लाती रहेगी और किसान उससे लड़ता रहेगा। और मुझे यकीन है कि अगर ये इंडिया का किसान कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान का किसान उससे लर्न करेगा और वो ये देखेगा कि यहाँ पाकिस्तान में भी अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो वो उसकी मुखालफत करेगा। हाफ़िज़ साहब, कामयाबी या नाकामी तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि मोदी हुकूमत हिल चुकी है, किसानों का एहतजाज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और तकरीबन 500 से ज़ायद एसोसिएशंस फार्मर्स की इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी हैं, प्रैक्टिकली शामिल हो चुकी हैं। और जो तकरीबन इंडिया की 10 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिससे ये लोग इकट्ठे हुए हैं और 500 यूनियंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को, क्योंकि एग्ज़ाम्पल सेट हो चुकी है, किसान ही हैं जो हुकूमत बनाते और गिराते हैं, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो। हमारे जो जनूबी एशिया है उसमें ये ट्रेंड है कि फार्मर ज़्यादा नंबर्स में हैं और फार्मर हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। तो इमरान खान की हुकूमत को आप कोई मैसेज देना चाहें कि ये वक्त, इंडिया वाला वक्त पाकिस्तान में आने से पहले वो कोई ज़रूरी इक़दामात कर ले ताकि पाकिस्तानी किसान सड़कों पे ना आएँ? यस, बिल्कुल बात दुरुस्त है। आदमी अपने दाएं बाएं से सीखता है, आदमी दूर दराज इलाकों के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे भी सीखता है। और मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ। मैं बल्कि एक बात याद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लिहाजा महात्मा गांधी ने जब इंडिया की आज़ादी का नारा लगाया था तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि इन अनपढ़ों को हम आज़ादी कैसे दे सकते हैं, ये तो संभाल नहीं सकेंगे। तो महात्मा गांधी के वो बड़े अल्फाज हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन जो हैं वो अनपढ़ ज़रूर हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। तो ये जो किसान कम्युनिटी है वो बेवकूफ़ नहीं है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे मसाइल और उनके मसाइल आलमोस्ट एक जैसे हैं और इमरान खान साहब को इस तरफ देखना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम में कहता रहता हूँ कि एक पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिसमें किसान का भला भी हो। ये तिजारती जो कारपोरेट सेक्टर है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आके हड़प कर जाएं छोटे किसानों को। यानी छोटे किसानों के सर्वाइवल भी चाहिए और इसके अंदर एक ओपन कंपटीशन और एक हेल्दी कंपटीशन उसकी ज़रूरत है। अब मैं कल सुन रहा था कि वो पेप्सिको पाकिस्तान में भी है, पेप्सिको इंडिया में भी है। अब होता क्या है कि जब आलू ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पेप्सिको लेने से इनकार कर देता है। अब वो किसान, ये इंडिया वाली बात है, अब ये इंडिया का किसान जिसका आलू ज़्यादा हो गया है और पेप्सिको से मुआहदा है, वहाँ पर ये बंदिश भी नहीं है कि पेप्सिको को मजबूर करे।
इसलिए कि पेप्सिको ये बात कहता है कि चूँकि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है लिहाजा मैं लेने का पाबंद नहीं हूँ। तो मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको मैं ये कहूँगा कि अपनी जो फूड सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है और जो थिंक टैंक है इससे मुतालिक इनको एक्टिवेट किया जाए, और इससे पहले कि वो वक्त यहाँ पाकिस्तान में हो हमें इसका कोई तोड़ तलाश करना चाहिए। और असल मसला तो सारा खुराक के गिर्द घूमता है। किसान खुश है तो इंडिया खुश है, किसान खुश है तो पाकिस्तान खुश है। ये मैं एक पाकिस्तानी एक प्राइस कमीशन में मैं मेंबर था, ये बहुत पुरानी बात है, 80s की बात है, और वहाँ बातचीत हो रही थी कि अगर एक तरफ हम देखें किसान और एक तरफ मुल्क की माशी हालत, तो मुझे वहाँ पर बैठे हुए जो चेयरमैन था उसकी बात का जवाब मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसने कहा कि चूँकि 85% किसान जो है हम डायरेक्टली लिंक्ड हैं किसान के साथ, पाकिस्तान की मईशत उससे मुंसलिक है, इसलिए मेरा जो है वो किसान के हक़ में फ़ैसला जाएगा कि मुझे देखना है कि पाकिस्तान की मईशत जो है अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो बेहतर होगी अगर किसान अच्छा होगा। लिहाजा इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इससे पहले कि वो वेव पाकिस्तान में आए हमें उसका तोड़ तलाश करना चाहिए और पाकिस्तानी किसान की खुशहाली के लिए कोशिश करनी चाहिए। ऐसी स्कीमें लेकर आनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आने चाहिए कि हमें वो वक्त ना देखना पड़े। नाज़रीन, आपको याद करवाता चलूँ कि पाकिस्तान में वीट एक अहम फसल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सॉलिड अनाउंसमेंट नहीं की गई है जिसमें बताया गया हो कि फार्मर से इस रेट पर वीट की बाइंग की जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम मसला है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। हाफ़ साहब से हम एक और सवाल पूछते हैं। हाफ़ साहब, थोड़ा ये बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार हस्बे मामूल इस दफ़ा भी उसके 10 स्टेट से फार्मर्स सड़कों पे हैं, और वो इस वक्त भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, और बाकी उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसके साथ उसके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि मोदी सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए? देखिए, मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि मैं मोदी सरकार को ये बात कहूँ कि जी होश के नाखून ले या ना ले, लेकिन जो दीवार पर लिखा हुआ है वो तो मोदी को पढ़ना चाहिए। बहैसियत किसान मेरी हमदर्दी इंडिया के किसानों के साथ है, इसलिए कि मेरे भी वही मसाइल हैं जो उनके मसाइल हैं। बाकी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो हारा हुआ आदमी होता है वो हमेशा इल्ज़ाम लगाता है इस बात पर कि ये मेरे बेटे को जो है बहका दिया है, पाकिस्तान ने बहका दिया, किसी और ने बहका दिया। अब ये मोदी को होश के नाखून इस बात पर लेने चाहिए कि मैं एक तकरीर सुन रहा था इंडिया के एक किसान की, और वो किसान ये बात कह रहा था कि ये हमें बता रहे हैं कि जर्नैल सिंह भिंडरवाला ये वही मूवमेंट है। तो उसका कहना ये था कि देखें, इसका जर्नैल सिंह भिंडरवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर ये कहते हैं तो फिर हमें अपने मुतालबात मनवाने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरवाला बनना पड़ेगा। तो ये एक दीवार पर लिखा हुआ नविश्ता है जो मोदी सरकार को पढ़ना चाहिए, और ये कुछ देर और वक्त गुजार लेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि किसान जो है इंडिया का वो समझदार है और वो डटा हुआ है, वो अपना हिसाब किताब लेकर आया हुआ है, और जिस तरह उन्होंने रास्तों की रुकावटों को तोड़कर इंडिया के चारों जो एंट्री पॉइंट्स पर कब्जा किया हुआ है, ये उनका जज्बा है जिसको मारना बहुत मुश्किल है। हाफ़ साहब, इसका एक मंतकी नतीजा होता है हर प्रोटेस्ट का और हर चीज़ का, इसका आप मंतकी नतीजा क्या देख रहे हैं किसानों का जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मंतकी नतीजा ये है कि असल तो किसानों से इनको बात करना पड़ेगी। ये देखें कि किसानों से वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, और चूँकि इससे पहले मुसलमानों का एक वो जो सिटीज़नशिप एक्ट जो आया था, और वो कुछ शाहीन बाग के अंदर कुछ देर, कुछ 100 दिन के करीब वो चला और कुछ नहीं हुआ, तो मोदी को ये गलतफहमी हो गई है कि मैं जो भी एक्ट लेकर आऊँगा वो सब लोग मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि वो एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये एक बड़ी कम्युनिटी का मसला है जिसको हम एग्रीकल्चर कम्युनिटी या किसान कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। तो लिहाजा इसको रोकना बहुत मुश्किल है, और ये इसको नीचे झुकना ही पड़ेगा, और उसका बेहतर तरीका ये है कि किसान नुमाइंदों के साथ उसी लेवल पर आकर बात करनी चाहिए। ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है
ये इनको नॉर्मल अपना करना चाहिए और किसानों को उसी तरीके से स्टेक होल्डर्स के साथ उसी तरीके से बात करनी चाहिए जो बात करने के टर्म्स एंड कंडीशन से होती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कमज़ोर ग्रुप है और मैं मजबूत हूँ। जब तक ये समझते रहेंगे तो ये इट खड़का रहेगा और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली इनकी बातों को सुनना पड़ेगा। अब ये कितनी हैरानगी की बात है, मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि कोविड-19 के ज़माने के अंदर रातों रात ऑर्डिनेंस पास किया गया और किसानों के नुमाइंदों से, किसानों से नहीं पूछा गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लिहाजा ये हमें वापस जाना पड़ेगा कि किसानों के नुमाइंदों के साथ उसी लेवल के ऊपर उन्हीं की ज़बान में उनकी बात को सुनना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा और उसके नतीजे के अंदर कोई वायबल सोल्यूशन जो है वो अगर आएगा तो ये किसान अपने घरों को जाएंगे। नाज़रीन, जैसे आपने हाफ़ साहब की गुफ्तगू सुनी और ये हमने आपको पूरे प्रोग्राम में सारी चीज़ों का एक पूरा एक रिकैप करके दिया। मैं थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार ये चाह रही है कि इंडियन फार्मर जो है उसको शिकंजे में जकड़ दिया जाए, कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में उसको दे दिया जाए ताकि वो आइंदा इस पोजीशन में ना रहे कि मज़ीद प्रोटेस्ट किए जाएं। बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उसको स्पोर्ट प्राइस में लिस्ट में से निकाल दिया गया ताकि वो कॉरपोरेट सेक्टर के रहमो करम पर आ जाएं। मोदी सरकार ये चाह रही है कि छोटे फार्मर को शिकंजे में जकड़ दिया जाए ताकि ये किसी किस्म का एहतजाज करने के काबिल ना रहें और बिल आखिर मोदी सरकार अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन कर ले। लेकिन अब ये ऐसा होने वाला नहीं है। इंडियन फार्मर्स जाग चुका है। पाकिस्तानी फार्मर, किसान न्यूज़ और इस तरह के बहुत सारे इदारे इंडियन फार्मर्स के साथ खड़े हैं, इंडियन फार्मर्स के राइट्स के साथ खड़े हैं। हम आपको इंडियन फार्मर्स डटे रहो, हम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। हाफ़ साहब, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि ये सर्वाइवल की जंग है और मेरा चूँकि इंटरनेशनल किसान कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, मैं एक इंसान हूँ और एक किसान हूँ, बाद में कोई और चीज़ हूँ, तो मेरी हमदर्दियाँ जो हैं वो इन्हीं के साथ हैं। इसलिए कि ये एक सर्वाइवल का मसला है। ये अल्टीमेटली जो कुछ गवर्नमेंट किसान के लिए कर सकती है ये उससे भागना चाहते हैं। उसके नतीजे के अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इसेंशियल कमोडिटीज़ से लिस्ट से इन चीज़ों को निकालना, ये असल एक मसला है कि ये अल्टीमेटली चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी 2% किसान रह जाएं और वो किसान कौन होगा? वो कॉरपोरेट सेक्टर होगा। ये इसके साथ ये तमाम जो मज़दूर वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे, तमाम किसान जो है वो लैंडलेस हो जाएंगे और तमाम आड़ती जो गल्ला मंडी वगैरह जो चीज़ें हैं वो रास्ते से निकल जाएंगी। तो मेरा यकीन है कि चूँकि ये सर्वाइवल की जंग है और ये इसके लिए इंडियन किसान जो है वो बड़ा क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। यानी इंडियन किसान जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर का मज़ारा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत और मेहमान हाफ़िज़ वज़ीर मोहम्मद ख़ान को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एग्रीकल्चर ग्रेट डिबेट में। खुदा हाफिज़।